स्टूडेंट्स मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नाम कृतिका पारिक है। मैं अकेडमी पर एजुकेटर हूँ और मैं मई 2020 से रेगुलर यहाँ पे पढ़ाती हूँ। आप मेरे साथ में अकेडमी की पेड क्लासेस प्लस फ्री क्लासेस दोनों देख सकते हैं अकेडमी लर्निंग ऐप पे। और एनरोल कराने के लिए आप UGC 10 रेफरल कोड की हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके लिए आज का पहला सवाल। प्लेट टेक्टोनिक्स जियोमॉर्फोलॉजी से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट टेक्टोनिक इज द साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब द लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेट टेक्टोनिक इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास में। थोड़ा मैं हाइड हो जाती हूँ। गाइज हमसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो गलत है। आपने आंसर जो ए दे रहे हैं आप लोग वो सही है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मूवमेंट ऑफ प्लेट कॉजेज अ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये तो आप जानते हैं कि हमारी प्लेट्स का 3 तरह का मूवमेंट होता है। 3 मूवमेंट्स हमारी प्लेट करती है। पहला मूवमेंट होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, पहले मूवमेंट से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये मानिए कि ये एक पर्टिकुलर प्लेट है और ये भी एक प्लेट है। जब ये दोनों प्लेटें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो नीचे के पार्ट में मौजूद जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है। बाहर आकर के एज अ लावा, यहां तक ये मैग्मा होता है। जैसे ही बाहर आता है लावा का रूप ले लेता है और लावा होकर के ये जम जाता है और इसी जमाव की वजह से आपका सी फ्लोर बनता है। सी फ्लोर बनता है। तो जो हमारा प्लेट मूवमेंट्स में 3 मूवमेंट्स होते हैं आपके, एक वो कंस्ट्रक्टिव किनारा बनाती है, एक वो डिस्ट्रक्टिव किनारा बनाती है। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ द प्लेट कॉजेज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जब मूवमेंट्स, प्लेटों का मूवमेंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तब वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है। और फिर आता है टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन ओवर द एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर प्लेटों का मूवमेंट जारी रहता है क्योंकि मैग्मा के जो आपके जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एस्थेनोस्फीयर के अपर पार्ट में ही प्लेट मूवमेंट करती है। और जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, मतलब अर्थ क्रस्ट से लेके 50 किलोमीटर की डेप्थ तक, सॉरी ये 100 किलोमीटर की डेप्थ तक का जो एरिया होता है उसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। वही आपके अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अलोंग डाइवर्जेंट बाउंड्री सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू द मेंटल। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है और दूसरा सबडक्शन किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब प्लेटें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। लेकिन अगर वहीं हम सबडक्शन की बात करें, सबडक्शन का मतलब होता है जहां पे प्लेटें जब एक दूसरे के पास आती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर प्लेट है, 2 प्लेटें हैं, उनमें से ये वाली जो प्लेट है ये डेंसिटी में हाई है और ये प्लेट डेंसिटी में लो है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि जो हाई प्लेट होती है वो कंपैरेटिवली हेवी होने की वजह से दब जाएगी और लोअर प्लेट लाइट होने की वजह से उसके अंदर फोल्ड्स पड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब प्लेट एक प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसी प्रोसेस को हम लोग सबडक्शन कहते हैं। तो सबडक्शन इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री रेदर देन डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री। इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। सो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखांस आर द रिजल्ट ऑफ।
बरखान किसका परिणाम है? आई थिंक इजी वन। वेरी गुड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विंड एक्शन, जिसे हम एओलियन के नाम से जानते हैं, बरखान उसका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये डेजर्ट के अंदर बनने वाली एक स्थलाकृति होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। क्या है राइट आंसर? सही उत्तर की बात हो रही थी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर, पहला जो है आपका स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्योंकि हमारी क्रस्ट में हमारा जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट क्रस्ट को। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट के हम आगे चल के 2 पार्ट कर देते हैं। जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है क्रस्ट का, जो कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा होता है, कॉन्टिनेंटल पार्ट, कॉन्टिनेंटल पार्ट आपका कहलाता है सियाल, जो बनता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। और एक हिस्सा होता है वाटर वाला, जो ओशियन पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं सीमा। इसका भी फॉर्मेशन होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम से। ओके। मेंटल जो होता है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका कहलाता है अपर मेंटल, एक कहलाता है लोअर मेंटल। कोर को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम एक सूत्र से समझ सकते हैं। सूत्र का नाम है कोमोरेगुल। कोमोरेगुल, कोमोरेगुल में को का मतलब होता है कॉनराड, डिसकंटिन्यूटी, मो से मोहरोविच डिसकंटिन्यूटी, रे से रैपिटी, गुटेनबर्ग, और ले से लेहमान। अब सेम इसी ऑर्डर में आपको इसको सेट कर देना है। यहाँ पे जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर आपको पता है कि सबसे पहली जो आपकी सीमा लगती है वो आपकी किस में आती है? क्रस्ट के अंदर आती है, जैसे कि सियाल और सीमा। तो नंबर 1 पे जो आपकी सीमा लगेगी उसे हम कॉनराड डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अपर मेंटल और क्रस्ट मोहरोविस, सॉरी, हाँ जी, अपर मेंटल और क्रस्ट मोहरोविस, अपर लोअर रेपिटी, लोअर मेंटल एंड कोर गुटेनबर्ग, और कोर एंड इनर कोर लेहमान। तो क्वेश्चन की डिमांड हमसे यही थी कि
मेंटल एंड कोर, इसका मतलब लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, लोअर मेंटल प्लस आउटर कोर की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसे हम गुटेनबर्ग के नाम से जानेंगे, गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। सो ऐसे करके हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आप दूसरा देखेंगे, द ओशियनिक क्रस्ट इज लाइटर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। नो, दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट दैट ओशियन क्रस्ट इज ऑलवेज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हमेशा से ये सघन होती है इसकी तुलना में, इसीलिए हमेशा महासागरीय क्रस्ट जो होती है उसी का सबडक्शन होता है क्योंकि वो हैवी होती है। सो दूसरा कथन गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेट डाइविंग फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी, सबसे महत्वपूर्ण प्लेट चालक बल कौन सा माना जाता है? राइट आंसर होगा स्लैब पुल। यही होता है जो प्लेट्स के मूवमेंट में अपना रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। पेनाप्लेन, पेडिप्लेन, पेनफैन एंड पेनप्लेन। सही जवाब ऊपर ही ऊपर है, पेनाप्लेन। पेनाप्लेन इज गिवन बाय विलियम मॉरेन डेविस, डेविस ने दिया था। स्लोप रिप्लेसमेंट में तो उन्होंने प्राइरम्फ दिया था, ठीक है। सो स्लोप रिप्लेसमेंट गिवन बाय पैंक, कॉन्सेप्ट था उनका प्राइरम्फ का। पेनाप्लेन इज गिवन बाय विलियम मॉरेन डेविस, पेडिप्लेन इज गिवन बाय किंग, पेनफेन इज गिवन बाय लॉसन, लॉसन एंड पेनप्लेन इज गिवन बाय क्रिक में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द earthquake wave analogous to the sound wave is? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, पी वेव्स। पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो होती है वो ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती है। ये सबसे फास्टेस्ट वेव होती है जो सबसे पहले आती है, एंड लेस डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब ये नुकसान सबसे कम पहुंचाती है। जो आपकी सरफेस वेव्स होती हैं, स्पेशली जिसमें हम एल वेव्स और आर वेव्स को काउंट करते हैं, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि ये नियर दी सरफेस चलती है और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है। पी वेव्स की फ्रीक्वेंसी लगभग यूं होती है, एस वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी तेज होती है लेकिन एल वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा लंबे पेड़ों और बिल्डिंग्स के लिए डिस्ट्रक्टिव होती है। सो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पी वेव्स। The upfolded rock strata in an arc-like form is known as anticline, crustal bending, syncline, and inclination.
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटिक्लाइन। ऊपर की ओर मुड़ी हुई चट्टान की एक परत मेहराब के आकार की होती है जिसे हम एंटीलाइन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल है असर्शन एंड रीजन। द रिसेशन ऑफ स्लोप विदाउट एनी रिडक्शन ऑफ steepness is known as parallel retreat. The erosional surface is shaped by the process of pediplanation. केयरफुली पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? ढलान में बिना किसी कमी के ढलान की मंदी को पैरेलल रिट्रीट के रूप में जाना जाता है। अपर्दन की सतह पेडिप्लेनेशन की प्रक्रिया द्वारा आकार लेती है। सी आंसर आप लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर दोनों सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं पैरेलल रिट्रीट की और दूसरी तरफ बात हो रही है पेडिप्लेनेशन की। द बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि मैंने बताया पैरेलल रिट्रीट एंड पेडिप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The river of snow moving downhill with a high speed is known as earth flow, snow slide, creep, and debris flow. सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नो स्लाइड। साफ लिखा हुआ है द रिवर ऑफ स्नो मूविंग डाउनहिल विद अ हाई स्पीड। तो पहली बात तो रिवर ऑफ स्नो आ रहा है, तो यहाँ पे हम डेब्रीज फ्लो नहीं करेंगे। दूसरा हाई स्पीड आ रहा है, तो क्रीपिंग नहीं होगा। तो स्नो स्लाइड जिसे हम हिमस्खलन कहते हैं या बर्फ का तूफान कहते हैं, जो एकाएक पहाड़ी क्षेत्रों में आता है, वही यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। Presence of what kind of slope is most favorable for landslide activity? Convex, free face, rectilineal and concave. भूस्खलन की गति के लिए किस प्रकार का स्लोप सबसे उपयोगी है? ए, बी, सी या फिर डी? रेक्टिलिनियल स्लोप आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे तो फ्री फेस स्लोप आएगा, क्योंकि भूस्खलन का मतलब होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पड़ा हुआ मलबा होता है, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर के, बड़े बड़े चट्टानों से लेके जो मलबा या डेब्रीज होता है, उसका नीचे की तरफ जो प्रवाह होता है, उसे हम भूस्खलन कह देते हैं। जो जनरली हम लैंडस्लाइड जिसे हम कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे बर्फ ब्लॉक हो गई क्योंकि ऊपर से पत्थर आके नीचे गिर गए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे 4 तरह के स्लोप होते हैं। 4 तरह का स्लोप मतलब, जैसे आपने पहाड़ कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पहाड़ की एक चोटी होती है और चोटी से फिर वो कुछ ऐसे नीचे आता है। नीचे आया, तो यहाँ पे ये वाला जो स्लोप बन रहा है, ये वाला जो लैंडफॉर्म बन रहा है, ये एक कॉन्वेक्स स्लोप होता है। इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स स्लोप। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सीधा ढलान सा बनता है। जनरली वाटरफॉल्स यहाँ पे बनते हैं। ये फ्री फेस स्लोप होता है, फ्री फेस स्लोप। ठीक है। और फिर
कुछ आप देखेंगे कि ये ऐसा स्लोप भी बनता है जिसे हम कॉनकेव स्लोप कहते हैं, कॉनकेव स्लोप। तो अब आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा ग्रेविटी किस स्लोप में वर्क करेगी? कॉनकेव में नहीं करेगी क्योंकि स्लोप कम है, कॉन्वेक्स में भी नहीं करेगी, कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा ग्रेविटी वर्क करेगी आपके फ्री फेस स्लोप में, जिसे हम मुक्त पृष्ठ ढाल कहते हैं, मुक्त पृष्ठ ढाल। तो मान लीजिए कि यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, तो वो जैसे ही इस स्लोप में आएंगे उनका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा और फिर वो कॉनकेव स्लोप में आकर के जमा हो जाएंगे। तो जितने भी लैंडस्लाइड कह लीजिए या एवलेंचेस कह लीजिए, सारे आपके फ्री फेस स्लोप में सबसे ज्यादा आते हैं। यस, आज थोड़ा सा टाइम नहीं था 3 बजे क्लास लेने का, इस वजह से इस टाइम क्लास हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एंटी साइक्लोन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट? प्रति चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर आप लोग बहुत इजी था, पहला ऑप्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर बहुत पहले निकल जाएगा। एंटी साइक्लोन्स आर द एरिया ऑफ लो प्रेशर, नो, एंटी साइक्लोन्स आर द always area of high pressure, that is why they tend to force area of low pressure to travel around them. साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का जो एक मेजर डिफरेंस होता है वो यही है कि साइक्लोन्स आर द एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड एंटी साइक्लोन्स आर द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट लेटर कोड फॉर कोपेन क्लाइमेट। कोपेन याद करना पड़ेगा, एनी ट्रिक? ट्रिक है, बताती हूँ। सही जवाब यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि हमसे पूछा गया था करेक्ट, करेक्ट लेटर, और ये तीनों ही लेटर यहाँ पे रॉन्ग है। आई विल, देखो, ई टाइप, ई का मतलब होता है पोलर टाइप क्लाइमेट। आप कोपेन के क्लासिफिकेशन को एक ट्रिक के जरिए यूं समझ सकते हैं। आपका जो मेजर क्वेश्चन आता है वो ए टाइप क्लाइमेट से सबसे ज्यादा आता है। कोपेन ने अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को 5 जोन में डिवाइड किया है, ए बी सी डी और ई। अल्फाबेट्स हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। ए टाइप क्लाइमेट वो होती है जो 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलती है। बी टाइप क्लाइमेट भी वही होती है जो 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलती है। सी टाइप क्लाइमेट वो होती है जो 30 डिग्री से स्टार्ट होती है लेकिन वो 50 to 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिला करती है। डी टाइप क्लाइमेट 55 डिग्री to 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिला करती है। एंड ई टाइप क्लाइमेट 70 डिग्री to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिला करती है। इसीलिए जो हमारी पहली क्लाइमेट होती है, जो ए टाइप होती है, उसे हम मेगा थर्मल बोलते हैं, मेगा थर्मल। ये जो होता है आपका, ये आपका जेरियोफाइट होता है, ठीक है। सी आपका होता है मेसोथर्मल, ये होता है माइक्रोथर्मल, और ई होता है आपके हेकिस्टोथर्मल। ओके, हेकिस्टोथर्मल। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है,
ए टाइप क्लाइमेट आप देख सकते हैं और बी टाइप क्लाइमेट दोनों ही 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में आ रही है, बट दोनों के बीच का एक मेजर डिफरेंस ये है कि ए टाइप क्लाइमेट जो है वो दर्शाती है 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के ह्यूमिड पार्ट्स को। ह्यूमिड का मतलब होता है जहां पे नमी रहती है, और ई टाइप क्लाइमेट बताता है कंप्लीटली वहां के ड्राई या फिर एरिड रीजन्स को। ओके, सी टाइप क्लाइमेट डी टाइप और ई टाइप टेम्परेचर के बेस्ड पे डिवाइड है। अब हमसे एक सवाल आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इज करेक्ट। 3 करेक्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर हम ए की बात करते हैं तो आप मानिए कि ए टाइप क्लाइमेट जो है वो एक तरह से मदर है। कितने? 4 चिल्ड्रंस की। कौन कौन से हैं? एक इसका जो सबसे बड़ा है वो है एम, उसके बाद में आता है एफ, देन आता है डब्ल्यू, देन आता है एस। एम, एफ, डब्ल्यू और एस। ए कैपिटल है, याद रखना, मदर है इसलिए ये कैपिटल है, और बाकी ये वाले जो लेटर्स हैं ये सारे स्मॉल लेटर्स में चलते हैं, स्मॉल होते हैं। तो अब आप एम को देखेंगे ना, तो एम का मतलब होता है मानसून। एम से आप मानसून को इजीली आइडिया लगा सकते हैं। ए एफ टाइप क्लाइमेट, इसे हम बोलते हैं ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट। डब्ल्यू का मतलब होता है ड्राई विंटर। डब्ल्यू से विंटर से याद रख लेना, बस उसके आगे एक बार ड्राई लगा देना। और एस का मतलब क्या होगा? समर, बस उसके आगे ड्राई लगा देना है। इसे हम बोलेंगे ड्राई समर। अब हमारे सामने एक ऑप्शन आया था ए एम टाइप क्लाइमेट, आया था। ए एम टाइप क्लाइमेट को क्या बोला जा रहा था? सॉरी, ए डब्ल्यू टाइप क्लाइमेट। ए डब्ल्यू टाइप क्लाइमेट के लिए बोला जा रहा था मानसून विद ड्राई समर। एक चीज याद रखना दोस्तों, कहीं भी आपको अगर मानसून जैसा टर्म दिखाई दे तो ये मान के चलना कि एम, मैंने बताया था ना कि ए इनकी मदर है। हर मदर में, या जनरली आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो अपनी मदर के सबसे ज्यादा करीब होता है, मतलब उसको अपनी मदर चाहिए ही चाहिए, वो किसी और के साथ में एडजस्ट नहीं करता है। उसमें से आप ये मान लो कि मानसून कुछ वैसा ही है। एम जो वर्ड है या एम जो लेटर है वो हमेशा, पहली बात तो ए के साथ ही आएगा, इसके अलावा ये और कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको कहीं बी एम, सी एम, डी एम या ई एम दिखाई दे तो आपको उसको गलत कर देना है, क्योंकि एम सिर्फ और सिर्फ ए के साथ में जाता है। हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ए एम जो है, एम का मतलब हमेशा से ही मानसून होता है। अब मान लो कि आपके सामने ऑप्शन आ गया, ए डब्ल्यू के आगे लिखा हुआ था मानसून, तो यहाँ का अगर वो क्लाइमेट मानसून होता तो ए डब्ल्यू की जगह यहाँ ए एम होता, लेकिन ए डब्ल्यू था तो मानसून आ गया, तो हमें इसको गलत कर देना है। एज सिंपल, बहुत सिंपल है। ए एम को समझना मुझे लगता है कोपिंग के क्लासिफिकेशन में सबसे इजी है। तो अगर आपके सामने ए डब्ल्यू टाइप आया तो डब्ल्यू का मतलब आपको लगाना था कि ये ड्राई विंटर्स है। ड्राई विंटर्स का मतलब जहां पे सर्दियों में बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश सर्दियों में नहीं हो रही है तो बारिश गर्मियों में हो रही है। तो गर्मियों में बारिश ट्रॉपिकल एरिया में कहां होती है? ट्रॉपिकल सवाना। तो इसे हम क्या बोल देंगे? ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट। तो ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट होती है, ना कि ए एम। देन उसके बाद में हमारे सामने ए एस टाइप क्लाइमेट आया। ए एस टाइप के आगे लिखा हुआ था ट्रॉपिकल सवाना। एस का मतलब ड्राई समर, इसका मतलब बारिश सर्दियों में नहीं हो रही है, बारिश बारिश गर्मियों में नहीं हो रही है, सर्दियों में हो रही है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप क्लाइमेट। सॉरी, हाँ, ये आपका स्टेपी टाइप जलवायु है, ए एस टाइप क्लाइमेट, जहां पे बारिश ठंड में होती है। फिर आप देखेंगे एक ऑप्शन आया था ए एम डब्ल्यू। ए का मतलब क्या? ट्रॉपिकल। एम का मतलब मानसून। डब्ल्यू का मतलब ड्राई विंटर्स। मतलब मानसून एरिया में आने वाले वो रीजन्स, ट्रॉपिकल एरिया और मानसून एरिया में आने वाला वो रीजन जहां पे बारिश गर्मियों में होती है, सर्दियां ड्राई रहती है। तो इसमें से तो आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंडिया में स्पेशली गोवा, मालाबार, अंडमान निकोबार वो ऐसी जगह है जो ट्रॉपिकल में आता है, मानसून से बारिश होती है और सर्दियों में बारिश वहां पे नहीं होती, वहां पे बारिश गर्मियों में ही होती है। तो ये आपका ट्रॉपिकल इलाका होगा। फिर हम बात करते हैं ई टाइप क्लाइमेट की। तो ई टाइप क्लाइमेट को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ई टी एंड ई एफ। ई टी का मतलब होता है टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, और ई एफ का मतलब होता है आपके फ्रॉस्ट रीजन। फ्रॉस्ट रीजन का मतलब जहां पे हमेशा बर्फ की चादर बनी रहती है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है। इज इट क्लियर एवरीवन?
कोई डाउट, अब भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, आगे अगर कोई ऐसा सवाल आए तो कर देना वर्ड्स के अकॉर्डिंग देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टॉर्नेडोज? टॉर्नेडोज क्या होते हैं? बवंडर। हम्म, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पावरफुल विल्डरिंग विंड्स अकम्पनीड बाय फ्यूनल शेप क्लाउड। कीप के आकार के बादलों के साथ में शक्तिदार घुमावदार हवाएं। बिकॉज टॉर्नेडोज आर अ साइक्लोन, हम इंडियन ओशन में उसे साइक्लोन कहते हैं। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, विली विली, साइक्लोन, ये उसके कुछ अलग अलग नाम है। जैसे बे ऑफ बंगाल में आने वाले तूफानों को डिप्रेजेंस कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका एरिया थोड़ा सा छोटा होता है। अब अगर अपन बी ऑप्शन पे चलते हैं, ए ह्यूज वेव क्रिएटेड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक बाय अ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन से जब कभी भी अर्थक्वेक आ रहा है तो उसे हम एज अ सुनामी कंसिडर करेंगे। पावरफुल सीजनल स्टॉर्म विद अ लो विंड्स, सीजनल स्टॉर्म विद लो विंड्स, तो ये कंपैरेटिवली एक पर्टिकुलर एरिया का है, ये वर्ल्ड में होने वाला नहीं है क्योंकि ये मौसमी तूफान होता है जो रीजनल रीजन्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। event in the earth's surface through which molten rock and hot gases escape, it is called volcanic eruption, not tornadoes. So आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रंटल इन्वर्जन। आप लोगों को वैली इन्वर्जन क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, जब यहाँ पे आपको फ्रंट की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो यही होती है कि ये दो डिफरेंट एयर मास का जोन होता है, कि जहां पे दो डिफरेंट एयर मास एक दूसरे से टकराती है उस जोन पे जो एक्टिविटीज होती है जिससे बारिश होती है या साइक्लोन के फॉर्मेशन की सिचुएशंस बनती है उसे हम फ्रंटल सिचुएशंस या फ्रंटल इन्वर्जन कहते हैं। तो जब क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कोल्ड एंड हेवियर एयर मास, वार्म सेक्टर ऑक्यूपाइड बाय वार्म एयर मास, मतलब एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है जिसे हम ईस्टर्ली कह सकते हैं, एक तरफ से गर्म हवा जा रही है जिसे हम वेस्टर्ली कह सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में टकराती है तो वहां पे जो इन्वर्जन हो रहा है ठंडी और गर्म हवाओं के मध्य में जो उल्टाव देखा जा रहा है उसे हम फ्रंटल इन्वर्जन कहेंगे। ठीक है। वैली इन्वर्जन तो उन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है जिसमें दिन के वक्त हवाएं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चला करती है, वो वैली इन्वर्जन है। यहाँ पे कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं आया तो आप वैली इन्वर्जन यहाँ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो होगी पर्टिकुलर एक वैली रीजन के अंदर। सही आंसर। अगला,
Which among the following given factor contribute to glacial hazard? Glacier lake outburst flood. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज का टाइम हमारा थोड़ा नया है, इस वजह से लर्नर्स जुड़ नहीं पा रहे हैं क्लास में। तो एक बार आप शेयर भी कर दीजिए, जो भी हमारी क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एक बार अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं बता दूं आपको कि आपकी कल एक मैराथन सेशन होगा, जिसमें हम आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करूँ आपके लेने वाली हूँ। एक हम पेपर 1 का करेंगे, एक पेपर 2 का करेंगे। पेपर 1 का मॉर्निंग में होगा सुबह जल्दी, और पेपर 2 का शाम को होगा। जो हमारा 3 बजे का टाइम है उसी में हम करेंगे कल। तो आंसर इसका क्या होगा? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड में योगदान करते हैं उपयुक्त सभी। देखिए, बांध के भीतर जमी बर्फ एक तरह से फ्लड में कंट्रीब्यूट करती है। सिमिलर है, जैसे हम फ्लड, जैसे कोई फ्लूवियल फ्लड होती है, उसके लिए भी डैम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे ही अगर कोई ग्लेशियर लेक में फ्लड आ रही है, आउटबर्स्ट फ्लड है, तो उसके लिए बांध, नैरो एंड हाई मोरेन डैम, अर्थक्वेक एंड लार्ज लेक वॉल्यूम, बड़ी झील की मात्रा, सेम फीचर है, यूनिवर्सल है। सारे यहाँ पे सही होंगे, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, which of the following statement is not correct regarding the structure of atmosphere? वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी आंसर आप लोग दे रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज लेस एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स। ये उल्टा है, द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज लेस एट द पोल एरिया देन एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो इनकी हाइट होती है वो 15 किलोमीटर तक एक्सपेक्टेड होती है, पोलर एरिया में इनकी हाइट 8 to 10 किलोमीटर तक एक्सपेक्टेड होती है। तो कंपैरेटिवली लोअर हाइट आपको पोलर एरिया में देखने को मिलेगी। ट्रोपोस्फियर हमारे अर्थ की सबसे लोएस्ट लेयर होती है, लोएस्ट लेयर है इसीलिए डेंसर लेयर भी है, क्योंकि जो भारी हवाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल CO2, NO2, ऑक्सीजन, ये यहीं देखने को मिलती है वाटर वेपर्स। स्ट्रेटोस्फियर लेयर इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर कंडीशंस। ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी वेदर कंडीशन नहीं पाई जाती है। इसी वजह से जो मेजर जेट प्लेन्स होते हैं वो इसी लेयर में चलते हैं। द आयनोस्फीयर फैसिलिटीज रेडियो ट्रांसमिशन ऑफ अर्थ। आयन मंडल से ही हमारी अर्थ पे रेडियो प्रसारण कह लीजिए, या जो आयनाइज्ड वेव्स होती हैं वो आती हैं। आरोरा बोरेयालिस एंड आरोरा ऑस्ट्रेलिस की जो घटना होती है वो भी इसी मंडल से होके आती है। सो डी आंसर होगा। अगला सवाल है, बताइए। द अल्बेडो रेट इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस? वेरी गुड, फ्रेश स्नो। यहाँ का अल्बेडो रेट 90% to 95% तक का होता है, मतलब जितना इंसोलेशन आया अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दिया। कई बार आपने देखा होगा कि जब बहुत ही एक सफेद जगह होती है जहां पे सूरज की किरण अगर पड़ती है तो हम ठीक से हमारी आंखें भी नहीं खोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्बेडो रेट हाई होती है। वहीं किसी डार्क जगह की अल्बेडो रेट कम होती है, जैसे कि ब्लैक सॉइल का जो अल्बेडो रेट होता है वो 8% to 25% होता है, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो इसका सबसे लोएस्ट होता है, फ्रेश स्नो का सबसे हाईएस्ट होता है। चलिए, मैं ट्राई करूंगी इस टाइम पे क्लास लेने का। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लोकल विंड?
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिरोको मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट आपके भारत में है, जबकि सिरोको चला करती है सहारा डेजर्ट से। देखिए एक बार। थोड़ा सा चौड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया डेजर्ट एरिया है, सहारा डेजर्ट का एरिया है। ठीक है, यहां से ये एरिया इटली का एरिया है। तो इस जगह से क्या होता है, हवाएं चला करती हैं किधर की तरफ, इटली की तरफ। ध्यान दीजिए, सहारा, इटली, ये जो हवा है इसे हम बोलते हैं सिरोको। तो इसका डायरेक्शन कहां से कहां हो गया, सहारा मरुस्थल से इटली की तरफ ये हवा चलती है। तो आप सोचिए कि ये सहारा मरुस्थल से जब चलती है तो ये बिल्कुल ड्राई विंड होती है। इसी बीच में ये टकराती है आपके मेडिटेरियन सी से, इस जगह से। यहाँ पे ये वाला जो इलाका है ये है मेडिटेरियन सी का इलाका। मेडिटेरियन सी से टकराती है, वहां से ये वहां से जब ये हवाएं जाती है तो मेडिटेरियन सी से नमी ग्रहण करती है। नमी ग्रहण करने के बाद में ये इटली पहुंचकर बारिश करती है। अब क्योंकि इसकी हवा में बालू के कण होते हैं, तो इटली में जब बारिश होती है तो वो दूर से बारिश की बूंदें लाल भी दिखाई देती है, लाल बारिश की बूंदें। तो कई बार एग्जाम में भी सवाल आता है कि इटली में लाल बारिश होने का कारण क्या है, तो वो सिरोको विंड है। क्योंकि वो सहारा से जब उड़ती है तो अपने साथ में रेत लेके जाती है, मरुस्थल में जब इटली में पहुंचती है तो इटली में मेडिटेरियन सी से पहले पहुंचने की वजह से नमी धारण करके वहां बारिश कर देती है। ठीक है, ब्लड रेन कहते हैं। वेरी गुड। तो इटली के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड रेन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड? शहरी उष्मा द्वीपों की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। अर्बन मटेरियल प्रॉपर्टीज, अर्बन जियोमेट्री एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। क्योंकि जो हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो अलग चीज देखने को मिलती है वो ये कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर अर्बन एरिया है, उस अर्बन एरिया के आप चारों तरफ देखोगे ना, तो चारों तरफ का टेम्परेचर इक्वल होता है, लेकिन उस बीच अर्बन एरिया का टेम्परेचर कंपैरेटिवली 2 डिग्री ज्यादा होता है। ये चीज आपने भी कई बार फील की होगी कि कभी आप शहर गए, शहर की टेरिटरी से आप जैसे जैसे बाहर निकलते हैं या किसी ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो नेचुरली आपको ठंडक का एहसास होता है, और शहर में जाने पर एक नेचुरली आपको थोड़ी सी गर्मी लगने लगती है। किसकी वजह से है ये शहर में होने वाली वहां की जो एक्टिविटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, या वहां की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, उसको देख लीजिए। तो ये सारे रीजन जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the structure of atmosphere. Above mentioned characteristics are related to which atmosphere of the following layer? So thermosphere, trophos, stratos and mesos. मतलब आपका बाह्य मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल।
जी, आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। जहां पे बात आ गई कि लोएस्ट लेयर, लोएस्ट एंड डेंसिस्ट लेयर, लेयर तो वो ट्रोपोस्फियर होगी, क्योंकि बाह्य मंडल का तो मतलब ही होता है कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये लेयर का जो विस्तार होता है वो 400 किलोमीटर से स्टार्ट होता है एंड 1200 किलोमीटर तक जाता है, जितना अभी तक पता चल पाया है। इसके ऊपर कौन सी लेयर है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वाटर वेपर इज फाउंड इन दिस लेयर, क्योंकि वाटर वेपर कंपैरेटिवली भारी होते हैं तो ये नीचे ही नीचे की सतह पे पाए जाते हैं। ऑल वेदर फिनोमेना आर अकरिंग इन दिस लेयर ओनली, क्योंकि वाटर वेपर है, गैसेस है, एवोपरेशन इसी लेयर में हो रहा है, तो सारी जो मौसमी घटनाएं हैं वो भी यही होगी। बी वेरी गुड। अगला है द प्राइमरी फोकस दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स आर, महासागर को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल है। जी, आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। सो सॉरी टू से बट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हम टेम्परेचर को इसमें रिमूव करेंगे क्योंकि हमारे सामने डायरेक्टली लिखा हुआ है टेम्परेचर डिफरेंसेस। देखिए दोस्तों, ओशियन करंट्स जो होती हैं उसको डिवाइडिंग, दो तरह के डिवाइडिंग फोर्स काम करते हैं। ओशियन करंट्स, ठीक है, ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स को इफेक्ट करने वाले जो फोर्सेस होते हैं, दो तरह के फोर्स होते हैं। पहला प्राइमरी फोर्स और दूसरा सेकेंडरी फोर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फोर्सेस की अगर अपन बात करें तो प्राइमरी फोर्स वो फोर्स होते हैं जो ओशन की जो मूवमेंट्स होते हैं उसको स्टार्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फोर्सेस वो होते हैं जो ओशंस के मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करते हैं। देखिए, सवाल को बहुत इजीली आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये बोलूं कि किसी जगह पे चलने वाली विंड होती है, विंड महासागरीय धारा को प्रभावित करती है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड महासागरीय धारा को प्रभावित करता है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंसेस, सैलिनिटी डिफरेंसेस महासागरीय धाराओं की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। मान लो कि कहीं पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली बहुत हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है तो सी लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, सी लेवल अगर ऊपर है तो वो लोअर सी लेवल की तरफ जाएगा, सैलिनिटी अगर कहीं हाई है तो वो लोअर की तरफ इंडिकेट करेगी। तो ये क्या है, प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकेंडरी फोर्सेस का एक डिफरेंस होता है। तो जैसे टेम्परेचर डिफरेंसेस, मतलब कहीं का टेम्परेचर 10 डिग्री है, मान लो सरफेस का टेम्परेचर 20 डिग्री है, कहीं का टेम्परेचर 26 डिग्री है, तो अब जो मूवमेंट हो रहा है वो विंड का या मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस डिसाइड कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो मूवमेंट होगा वो 26 डिग्री वाली जगह का 20 वाली जगह के ऊपर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंसेस। कहीं की मान लो कि ओशन वाटर की सैलिनिटी 35% है और कहीं की सैलिनिटी 30% के आसपास ही है, तो ओशन का मूवमेंट इफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस, सैलिनिटी डिफरेंसेस, रिलीफ डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से पानी मूवमेंट करता है, उसे हम सेकेंडरी फोर्सेस में काउंट करते हैं। विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स जो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट, उसे हम प्राइमरी गैसेस, प्राइमरी जिसे फैक्टर्स के अंदर शामिल करते हैं, सॉरी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। अगला है द हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वाज प्रोपोनेड बाय, इजी वन।
हाइड्रोलिक ढलान सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? R.E. हर्टन, डार्विन, पैंग एंड मैलट। मैं आपको समझाती हूँ, अभी रुकिए। कोई बात नहीं रवि, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। एक बार आप इसका आंसर करें। इसका आंसर बहुत इजी है। R.E. हर्टन ने सबसे पहले इसको प्रकाशित किया था। अब देखिए, एक जो बात समझ में नहीं आ रही है, ओशन करंट्स क्या होती हैं। हम अगर ओशन की बात करें तो हमारा ओशन मूवमेंट करता है। उसका जो मूवमेंट होता है वो तीन तरह से होता है। तीन, या ब्रॉडली हम कहें तो दो तरह से होता है। एक, उसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होता है, मतलब क्षैतिज रूप से गति करता है। एक वर्टिकली करता है। हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वेव्स के रूप में, एक करंट्स के रूप में। और जो वर्टिकल मूवमेंट होता है उसे हम टाइड्स के रूप में जानते हैं, ऊर्ध्वाधर गति। वेव्स और करंट्स का एक मेजर डिफरेंस यही होता है कि वेव्स अपनी जगह पे स्थिर रहती हैं, करंट्स गति करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वेव्स अपनी ही जगह पे जा रही है, मतलब उनका क्राइटेरिया बहुत धीमा होता है। वो जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया से हार्डली 100 मीटर आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। वो गति नहीं कर रही है, करंट्स गति कर रही है। जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा है, मैक्सिको से स्टार्ट हो जाती है और आपके न्यू फाउंडलैंड तक जाती है, तो वो एक धारा है। अब इस ओशन करंट्स का निर्माण कैसे हुआ? आपको पता है हमारी अर्थ अपनी अक्ष के ऊपर रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कोरियालिस फोर्स कहते हैं। तो कोरियालिस फोर्स अगर जनरेट हो रहा है तो वो ओशन करंट्स के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेगा। समुद्र के ऊपर से अगर हवाएं चल रही हैं तो जल भी उन हवाओं के समानांतर चलता है, वो उसका एक रोल प्ले करेगा। इसका मतलब ओशन करंट्स के जो निर्माण कारक हैं वो कोरियालिस बल हो सकता है, आपका हवा हो सकती है। हो गया, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फोर्स। लेकिन मान लो कि हमारी अर्थ पे इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है और जो टेम्परेट रीजन है वहां पे टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब दोनों एक ही ओशन में दो जगह पे टेम्परेचर डिफरेंसेस आ गए। टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह पे गति करेगा। वहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे ओशियन में सैलिनिटी का डिफरेंस आ गया, डेंसिटी का डिफरेंस आ गया कि कहीं पे घनत्व ज्यादा कहीं पे घनत्व कम। उसकी वजह से भी पानी एक जगह से दूसरी जगह पे गति करेगा। जब डिफरेंसेस की वजह से मूवमेंट स्टार्ट होता है ओशियन करंट्स में, तो उसे हम उसका सेकेंडरी फोर्सेस कहते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन की डिमांड थी प्राइमरी फोर्स, तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ था टेम्परेचर डिफरेंसेस। टेम्परेचर डिफरेंसेस सेकेंडरी फोर्स में आता है, बाकी कोरियालिस फोर्स, विंड आपके प्राइमरी फोर्स में आता है। इसलिए हमने आंसर ऑप्शन नंबर सी किया था। क्लियर है रवि अब आपको? ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आप इसका आंसर मुझे बताइए। डी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स महासागरीय गति को प्रभावित करेगा। बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन, कैसे? ओशन बेसिन आपको पता है, हमारा जो ओशन बेसिन होता है उसको हम मेजरली चार रिलीफों में बांटते हैं। पहला, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा, डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन। एंड फोर्थ नंबर पर आते हैं महासागरीय खाइयां, जिसे हम ट्रेचेस के नाम से जानते हैं, जैसे मैरियाना ट्रेच। अब आप एक चीज यहां देखिए कि कैसे कोई भी कोस्ट लाइन इफेक्ट कर सकती है समुद्र का तट, या रिलीफ इफेक्ट कर सकता है। आपने जनरली ओशियन करंट्स में तीन नाम पढ़े होंगे, ओशियन करंट्स, स्ट्रीम एंड ड्रिफ्ट। तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तीनों में डिफरेंस होता है मेजरली उसकी स्पीड का।
ओशन करंट्स जो होती हैं वो एक अपनी सामान्य स्पीड में चला करती हैं, मतलब उनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 30 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। वहीं ओशन स्ट्रीम्स जो होती है, जैसे हम गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं, गल्फ स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, स्ट्रीम की स्पीड, और जो ड्रिफ्ट होते हैं उनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। इसको आप एक एग्जांपल से यूं समझिए कि एक रोड के ऊपर 3 व्हीकल्स चल रहे हैं, एक बाइक है, एक आपके सामने ट्रक चल रहा है, और एक तरफ कोई एक पर्टिकुलर कार चल रही है। जो बाइक होगी उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, कार की जो स्पीड है बाइक से कम हो सकती है, और ट्रक की स्पीड सबसे कम होगी। तो वैसे ही जो स्ट्रीम होती है वो एक बाइक होती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे स्ट्रीम वहीं बहती है जहां का जो सरफेस होता है वो जितना ज्यादा ब्रॉड होता है, मतलब सरफेस पार्ट टच नहीं होना चाहिए, गहराई जितनी ज्यादा होगी समुद्र की वहीं पे स्ट्रीम बहा करेगी। ड्रिफ्ट क्या होती है? जहां पे सरफेस एरिया छोटा होने लगता है। जैसे मानिए गल्फ स्ट्रीम है, न्यू फाउंडलैंड से जब वो टर्न करती है ईस्ट की तरफ और जब वो आइसलैंड के पास आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और हम उसको क्या नाम दे देते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्यों? क्योंकि आइसलैंड तक आते आते उसका जो सरफेस एरिया का जो गैप होता है वो डिक्रीज होने लगता है। आगे बात समझ में? तो इसी अनुसार जो हम बोलते हैं बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन, उसी की वजह से हम स्ट्रीम, करंट एंड ड्रिफ्ट 3 पार्ट्स में ओशन करंट्स को डिवाइड करते हैं। डेंसिटी डिफरेंसेस, जहां पे ज्यादा डेंसिटी होगी वहां का वाटर कम डेंसिटी की तरफ चलेगा। जैसे आपने देखा होगा सैलिनिटी वाले जो इलाके होते हैं वहां से पानी आपका कहाँ आता है? इक्वेटर की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि हाई सैलिनिटी होती है, वो कम सैलिनिटी की तरफ अपना मूवमेंट करती है। एंड शेप ऑफ द कोस्ट लाइन, किस तट पे कौन सा जिस भी तट से समुद्र के जिस भी तट से आपकी समुद्री धाराएं टकराती हैं वो उसी के अनुसार अपनी गति करती हैं। जैसे मान लो भारत है, भारत का मालाबार तट, यहाँ से श्रीलंका और फिर आपके बंगाल की खाड़ी, तो आप देखते होंगे कि जब सोमालिया की धारा इंडोनेशिया से निकल के जाती है तो वो एक एम शेप में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत एक पेनिनसुलर रीजन है और उससे टकराने के बाद में दूर से ये एम शेप में ही दिखाई देती है। सो चारों के चारों ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द राइटर ऑफ द बुक फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द सी? बताइए। हाफ एन आवर। नो, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू फॉन्टेन मरी। 1855 में उन्होंने ये किताब लिखी थी, समुद्र का भौतिक भूगोल। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन करंट इज इनकरेक्ट? बताइए। महासागरीय धारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी बिल्कुल, सी आंसर यहाँ सही होगा। कोल्ड करंट ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू कोल्ड वाटर एरिया, ऐसा आपने कहाँ देखा? वार्म करंट ब्रिंग वार्म वाटर इनटू कोल्ड वाटर एरिया, ये तो होता है, लेकिन कोल्ड करंट ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू कोल्ड नहीं, वार्म वाटर एरिया। तभी तो हमारी दो धाराएं मिलती हैं। जैसे लेब्राडोर है, लेब्राडोर की जो धारा है, मान लो कि ये आपका ग्रीनलैंड वाला इलाका है, यहां से लेब्राडोर की धारा निकली, ठीक है। अब ये लेब्राडोर की धारा अपने आप में कैसी करंट है? ये एक कोल्ड करंट है, बट ये मिलती किससे है? गल्फ स्ट्रीम से। गल्फ स्ट्रीम से। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक हॉट करंट है। अब लेब्राडोर को इसका मतलब आना चाहिए था कोल्ड इलाकों में। वहीं आप किनारी की धारा देख लो, किनारी की धारा किससे मिल रही है यहाँ से आकर के?
नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से। तो कोल्ड करंट जो होती है वो वार्म इलाकों में जाती है, और जो वार्म करंट होती है वो कोल्ड इलाकों में जाती है। गलत कथन था कोल्ड का कोल्ड में आना। चलिए जी अगला बताइए। द एवरेज ग्लोबल रेट ऑफ सी लेवल राइज एज परसेंट इज अबाउट। वर्तमान में समुद्र के स्तर में वृद्धि की औसत वैश्विक दर कितनी है, लगभग कितनी है? लेट देखो देखते हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 3.3 mm पर ईयर की रेट से बढ़ रही है। 3.3 mm पहले नहीं था, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसमें समुद्र के पानी का जो एसिडिटी का परसेंट है वो भी 30% इंक्रीज कर गया है। 3.3 mm पर ईयर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर एंड चूज द करेक्ट आंसर। मैम जो इक्वेटर से धारा जाती है गर्म होती है, और जो पोल से आती है वो ठंडी होती है। हाँ, समझ सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो बिल्कुल। जी यहाँ पे सब सही है। रिया कोस्ट हमेशा रिवर वैलीज पे बनता है, फियोर्ड कोस्ट ग्लेशियर वैली में बनता है, और मालाबार कोस्ट जो है वो इमरजेंस का एग्जांपल है, मतलब वो नीचे जा रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, कोस्ट नीचे जा रहा है। ए आंसर सही है। Which of the following statement regarding the salinity of ocean water is not correct? समुद्र के पानी की लवणता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे ही कथन सही हैं। पहली बात तो ये कि सैलिनिटी किसी भी एरिया की उसकी डिपेंड करती है एवोपरेशन पे, कि किस मात्रा में तो उसका वाष्पीकरण हो रहा है और किस मात्रा पे वहां पे वर्षा आ रही है। जैसे आप इक्वेटर की बात करो, इक्वेटर वाले इलाके में इतना भयंकर वाष्पीकरण होने के बावजूद भी वहां का सैलिनिटी रेशियो कंपैरेटिवली टेम्परेट रीजन के कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे डेली बेसिस पे बारिश हो रही है, तो डेली बेसिस पे फ्रेश वाटर वहां पे आ रहा है, तो ये जरूरी है। वहीं आप पोलर एरिया में देखोगे कि जीरो वाष्पीकरण होने की वजह से वहां पे जो लवणता का प्रतिशत है वो कम है। तभी तो हम कहते हैं कि ग्लेशियर्स का जो पानी होता है वो प्योर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाष्पीकरण कम होता है, इस वजह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटमोस्फियर में नहीं पहुंच पाते हैं। द ओशन करंट्स कंट्रीब्यूट टू सैलिनिटी वेरिएशन। ऑब्वियसली अगर कोई धारा ऐसी है जो कि मान लो खारे पानी की धारा है, वो किसी भी हिस्से में अगर आएगी तो वो वहां का जो जल का घनत्व होगा उसको वो प्रभावित करेगी। तीसरा है इंक्रीजिंग द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉजेज इज डेंसिटी टू इंक्रीज। समुद्र की लवणता बढ़ने के कारण इसका घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि घनत्व बढ़ाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो उसकी डेंसिटी करती है। पानी की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी के अंदर उसकी लवणता आती है, उसके मिनरल्स आते हैं, उसके बाकी अदर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आते हैं। तो सी तीनों ऑप्शन सही है, नन ऑफ दी अबो हमारा आंसर माना जाएगा। अगला, अरेंज दी फॉलोइंग लिटोरल जोन इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी। निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों को भूमि से समुद्र तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। भूमि से समुद्र तक व्यवस्थित करें, आपके सामने आराम से आंसर आपको कर देना है, क्योंकि भूमि पे सबसे पास में बैकशोर होता है। बैकशोर लैंड से सबसे सबसे पहले बैकशोर आता है, तो बैकशोर आ गया, फिर फॉरशोर, नियर शोर, एंड देन सबसे लास्ट में ऑफशोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलॉक लाइन रेफर टू अ सिग्निफिकेंट चेंज इन। हेलॉक लाइन का अर्थ है महत्वपूर्ण परिवर्तन, डेंसिटी, सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड टर्बिडिटी।
वेरी गुड, इट इज द सैलिनिटी। हम बोलते हैं ना कि इस समुद्र की लवणता इतनी है, यहाँ की लवणता इतनी है, या हम ये कई बार बात करते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी समुद्र के क्षेत्रों से नीचे की तरफ जाते जाते हैं, लवणता के प्रतिशत के अंदर चेंजेस आते जाते हैं, तो वो हमें हेलोक्लाइन की मदद से पता चलता है कि किस जगह की लवणता कितनी होती है। जैसे इक्वेटर पार्ट है, इक्वेटर पार्ट में सरफेस की लवणता कम होती है, नीचे ज्यादा होती है। वहीं आप अगर 20 से 30 डिग्री वाले 40 डिग्री के आसपास के इलाकों में जाओगे तो सरफेस की लवणता अधिक होती है, निचले हिस्से की लवणता ज्यादा कम होती है। तो ये सब हेलोक्लाइन की हेल्प से पता चलता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म को पहचानिए। मुझे लगता है आपके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। नेटवर्क एक बार रिफ्रेश कर लो, या तो वीडियो को बंद करके वापस स्टार्ट करो। वेरी गुड, 10% लॉ इज गिवन बाय लिंडमान, नॉट नील स्मिथ। तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, द बेसाल कन्वेंशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल हजार्ड। किस पर्यावरणीय खतरों से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ hazardous waste material and disposal of the substance. Next, in July 2021, G20 ministerial meeting on environment, climate and energy was held in which country? नमस्ते रंजिता जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इटली में हुई थी भाई, इटली में। G20 की जो मंत्रिस्तरीय बैठक थी वो 2021 में इटली के अंदर रखी गई थी। Which of the following is a nitrifying bacteria? कौन सा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है? करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रीफाइंग करने के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। बी ऑब्वियस है, सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है। इन विच ईयर वाज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 81, 86, 80 या पता नहीं कब किया गया था। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, 1986 में NEPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था इंडिया के अंदर। अगला, विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी आपके सामने 40 तक क्वेश्चंस एनवायरमेंट के आने वाले हैं। कार्य सूची 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी नहीं होगा भाई, बी ही आंसर होगा।
इट वाज आउटकम ऑफ अर्थ समिट जो ब्राजील रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। द एजेंडा 21 इज अ लीगली बाइंडिंग एक्शन प्लान। नो, देखो कि कोई भी जो कानून, पहली बात तो ये कानून नहीं होता है, ये एक एजेंडा होता है, ठीक है। तो लीगली बाइंड नहीं होता है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी का तो मतलब ये हो गया कि जो भी कंट्रीज हैं वो शामिल होंगी ही होंगी और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होगा। तो फिर हम ये बात नहीं कह पाएंगे कि इसमें ये कंट्री आती है, इसमें ये कंट्री ने शामिल नहीं हुआ है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप में से कोई कोई भी कंट्रीज को ज्वाइन करना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहे वो अपने रीजंस देके मना कर सकती है। तो इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग एक्शन प्लान। सो आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। द थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, सतत विकास के तीन स्तंभ हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके तीन स्तंभ हैं, सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। इसको आप कैसे समझेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो सब तो हम फुलफिल करें, लेकिन उसके साथ में जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है, उनकी भी नीड का हम लोग प्रॉपर ध्यान रखें। अपनी जरूरतों को पूरी करते हुए भविष्य के लिए संसाधनों को रखना या संसाधनों का उचित दोहन करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? क्राइटेरिया में तीन आधार लिए जाते हैं हमेशा। सबसे पहला जो आधार होता है वो आपका सोशल होता है, मतलब आपका जो भी कल्चर है, जो भी जिस भी संस्कृति से आप बिलोंग करते हैं, वो इससे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए डेवलपमेंट में। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली इंडियन गवर्नमेंट को आप देखेंगे, टूरिज्म का जब कभी भी कोई प्रचार करता है तो उसमें वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि कल्चर जो है, कल्चर से पहचान होती है किसी भी देश की या किसी भी राज्य की। तो सोशली डेवलपमेंट होना जरूरी है, वो हार्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, सोशल के साथ साथ आप जब डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी सारी डिपेंडेंसी नेचर के ऊपर होती है, हर तरह के रिसोर्सेज की। तो एनवायरमेंट के साथ में भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि 1850s के बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होती है तो एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन इतना भयंकर हुआ कि सी लेवल की एसिडिटी 30% तक इंक्रीज हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा काम करो जिससे हमारा काम भी हो जाए और एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप सोशली देख रहे हो, आप एनवायरमेंटल के पर्पज से भी देख रहे हो, लेकिन आपको उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर के लिए बचाते रहे और हमारे लिए ही कुछ कमी पड़ जाए। तो ये तीन इसके मेन पिलर्स होते हैं। ये आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे देख लो या आप अपने खुद के डेवलपमेंट पे देख लो। आज आप ग्रोथ कर रहे हो तो आपको सोशली और इकोनॉमिकली दोनों बैलेंस बना के चलना पड़ता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, बताइए। हम्म सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। The Montreal record was maintained as a part of Ramsar list. This is correct. The Montreal record was established by the recommendation of COP4 in 1990 at the Montreal, Switzerland. लेकिन लोकतक लेक एंड हेमिस नेशनल पार्क इंडिया के मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द फ्लोरा एंड फ्योना इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पतियों और जीवों में भिन्नता के लिए जिम्मेदार है?
आप में से काफी लोगों ने आंसर सी क्यों किया है? चेंजेस इन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट एंड टेक्निक, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। क्या हमारा जो पृथ्वी की जो फ्लोरा एंड फ्योना है, क्या वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है? नहीं ना। तो टेक्नोलॉजी में आप चेंजेस लाइए, बट इससे फ्लोरा फ्योना को क्या इफेक्ट पड़ेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे 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 ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोलर बियर के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो हाई माउंटेनियस इलाकों में पाई जाने वाली स्पीशीज हैं खत्म हो रही है। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वनों का प्रतिशत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो भौतिक वातावरण में जो हमारे परिवर्तन आ रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहा है, वो इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। रियो 5 समिट इज हेल्ड टू अप्राइज द स्टेटस ऑफ। वियना कन्वेंशन गाइस, वियना कन्वेंशन नहीं है, ये एजेंडा 21 है। वियना कन्वेंशन आपके 1985 में होके रह गई थी। एजेंडा 21 जो था वो रियो 5 समिट, क्योंकि रियो समिट की शुरुआत 1992 में हुई थी। वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों रिलेट करते हैं ओजोन से, जबकि एजेंडा 21 जो है वो बात करता है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर। सो करेक्ट कर लेना इसको। चलिए जी, यूनिट नंबर 5 से आपका सवाल है असर्शन एंड रीजन। आई थिंक कि वही हमारे 45 क्वेश्चंस हो पाएंगे आज की क्लास में। द बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। क्यों? रिग्रेसिव पॉपुलेशन जब होती है तो नैरो बेस होता है और नैरो ही टॉप होता है, मतलब कुछ इस तरह सा मंदिर की घंटी के जैसा। द प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन हैज ए वाइड बेस एंड नैरो अपवर्ड पॉइंट। तो इसमें एक तरफ बात हो रही है नैरो बेस की, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक तरफ आप बात करते हो जर्मनी की और एक तरफ हम बात करते हैं भारत की। तो जो जर्मनी का जो पॉपुलेशन वो बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, वहीं भारत का जो पिरामिड बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, कुछ ऐसा। दोनों का ही बेस क्या है? नैरो है। सॉरी, दोनों का ही जो टॉप है वो नैरो है, बट इसका बेस भी नैरो है, और इसका जो बेस है वो क्या है? ब्रॉड है। क्योंकि यहाँ पे ये किस आयु वर्ग को बताता है? ये 0 से 14 वर्ष तक की आयु को बताता है। तो जितनी ज्यादा आपकी बर्थ रेट होगी, बेस उतना ही ऊपर होगा, और जितनी ज्यादा लोअर आपकी डेथ रेट होगी, जैसे यहाँ पे तो आता है वो 60 प्लस का आता है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 15 टू 60, यहाँ पे 60 प्लस आता है। तो 60 प्लस मतलब कम है, दैट मीन्स डेथ रेट लो है, लो डेथ रेट, लो डेथ रेट, और यहाँ पे हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। सो कभी भी अगर आप इस तरह का पिरामिड देखिए जर्मनी जैसा, तो ये एक डेवलप्ड कंट्री की विशेषता होती है, और ये वाली डेवलपिंग की विशेषता होती है। इंडिया जो है अपना अभी वो मॉरिसन विल्सन सॉरी जो आपके विल्सन सर थे, उनके अकॉर्डिंग इंडिया अभी सेकंड स्टेज में है। मतलब यहाँ पे अभी डेथ रेट कंपैरेटिवली कम है और बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हम दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन में कंट्री बन चुके हैं। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। बताइए।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेंसिटी एंड फेकेंडिटी प्रिंसिपल। थॉमस सेडलर, सेडलर जो था उसने अपनी जब थ्योरी दी थी तो वो ये बताता है, माल्थस की थ्योरी जब आई ना तो माल्थस की थ्योरी को अपोज करने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और उन्होंने ये बोला था कि जिस जगह पे डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उस जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी कम होगी और जहां पे डेंसिटी कम होगी वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी। दैट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड द फर्टिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने ये बोला कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां की डेंसिटी बहुत कम होती है, लोग वहां कम होते हैं, लेकिन वहां पे प्रति व्यक्ति जो बच्चे पैदा करते हैं लोग वो ज्यादा होते हैं, 2 3 4 5 6। वहीं आप शहरी क्षेत्रों में चले जाओ तो वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लोग पास पास बहुत रहते हैं, बहुत एक पर किलोमीटर में लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है। बट इनकी खुद की ही थ्योरी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि इनकी खुद की ही थ्योरी अपनी ही थ्योरी को डिफेक्ट कर रही थी। सो ये आपके बी आंसर होगा यहाँ पे। हम्म, which of the following state has the maximum difference in male and female literacy? बिल्कुल हो सकता है सचिन। याद रखना, जो कंट्री जितनी ज्यादा एजुकेटेड होगी उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी कम होगी। अगर हम बात करें भारत की, भारत जब आजाद हुआ था तो उसकी पॉपुलेशन 50 CR थी, बट उस वक्त रेट ऑफ एजुकेशन बहुत कम था। इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ होती थी एनुअल ग्रोथ वो गाइस 28% तक थी। अभी हम 2022 की एनुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो वो 1.4% है। सॉरी, उस वक्त 2.8% थी एनुअल ग्रोथ, डिकेड ग्रोथ 28% थी। अभी हमारी एनुअल ग्रोथ 1.4% है एंड डिकेड ग्रोथ 14% है। एजुकेशन का इसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि जो इंसान जितना एजुकेटेड होगा वो यूनिवर्सल लॉस को फॉलो करेगा, जो एजुकेटेड नहीं होगा वो अपने रीजनल लॉस को, कल्चर को ज्यादा फॉलो करेगा। और इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ की सोशियलिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है लड़का, कि अगर मान लो किसी के 4 बेटियां हैं 5 बेटियां हैं फिर भी वो ट्राई करेगा कि मेरे एक लड़का हो जाए। इसके चक्कर में पॉपुलेशन बढ़ी है यहाँ पे सबसे ज्यादा। और वो एजुकेटेड पर्सन होगा ना तो वो एक या दो के बीच में ही खुश हो जाएगा कि ठीक है जो है वो यही ही है। तो एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। चलिए, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नो, राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान की अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं आपको, तो यहाँ की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 66% है। उसमें मेल लिटरेसी रेट का जो परसेंट है वो 79% है एंड जो फीमेल लिटरेसी का परसेंट है आज भी वो 55% है। तो आप देखिए, 55 और 79 लगभग लगभग आपको यहाँ पे 24 का डिफरेंस, 26% का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा मेल फीमेल लिटरेसी में। तो बहुत कम लिटरेसी है राजस्थान का, इवन बिहार से कम है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन कम, लिटरेसी कम है, लिटरेसी कम है, इसकी वजह से यहाँ पे जो आप देखेंगे कि फीमेल मेल्स की लिटरेसी 79 है लेकिन फीमेल्स की कम है। इसका भी कारण लिटरेसी का कम होना ही है, क्योंकि पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। द थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द। बिल्कुल, माइग्रेशन की संभावना, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी माइग्रेशन को बताती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ कोऑपरेटिव एडवांटेज? तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया?
सही आंसर होगा डेविड रिकार्डो, नॉट एडम स्मिथ। कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। चलो एक बार और चलेगा। इस चॉइस आपकी है, कैसे लेना है, क्या कब लेना है। बस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त रेफरल कोड UGC10 आपको अप्लाई करना है। थैंक यू एवरीवन। अनअकैडमी के साथ में और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें अनअकैडमी का, वो है अनअकैडमी UGC नेट इंग्लिश नाम से। मेरी और सारे एजुकेटर्स की क्लासेस यहाँ पे आती रहती हैं। लिंक आएगा, आप इजीली हमारे साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। रहा सवाल रवि मेरी थ्योरी क्लासेस का, तो वो अभी नहीं हो रही है, अभी मैं सिर्फ MCQ करवाती हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि MCQ के वक्त ही मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँ। आप मेरे साथ में सुबह की क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जहां पे मैं इसी तरीके से बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू, होप यू लाइक द सेशन। अगर लाइक अच्छा लगा है तो लाइक के बटन को भी प्रेस कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरी जब भी क्लास हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।